नमस्कार दोस्तों ये वीडियो अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की एक फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हिंडनबर्ग की एक रिसर्च से अडानी ग्रुप्स के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और आखिर क्यों हिंडनबर्ग जो है किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करती है, उनको इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होता है। इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये दिन था 24 जनवरी 2023 का, जब एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म यानी अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी एक रिपोर्ट लेके आती है। और ये रिपोर्ट थी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी जी की कंपनीज पे। और इस रिपोर्ट पे ये कंपनी दावा करती है कि अडानी समूह की, अडानी ग्रुप की जो 7 में से 5 कंपनीज हैं, उनका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने ना सिर्फ फ्रॉड किया है बल्कि कंपनीज के जो शेयर हैं उनको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। कंपनीज ने यहां तक दावा किया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनको 2 साल से अधिक का टाइम लगा। और ये कंपनी और कोई नहीं, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी यानी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म थी। अब अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और ये कहा कि ये एक विदेशी चाल है। और उन्होंने हिंडनबर्ग के ऊपर एक लीगल एक्शन लेने की भी बात इसमें कही। अब हिंडनबर्ग के इन दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी तो जब सरकार एक निष्पक्ष जांच कर भी रही है और जब पूरी जांच हो जाएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है वैसे ही शेयर मार्केट पे एक भूचाल सा आ जाता है और देखते ही देखते दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान टॉप 20 की रेस से भी बाहर हो जाता है। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 10 दिन के अंदर ही, जैसे ये रिपोर्ट आई उसके 10 दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। और अडानी ग्रुप की जो नेट वर्थ है वो भी गिरकर 61.3 अरब डॉलर ही रह गई थी। और 10 दिन की बात करें तो अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें 60% तक की गिरावट भी आई। साथ ही अमेरिका के डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से भी बाहर करने का ऐलान कर दिया। एनएससी ने तो दोस्तों अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज को एएसएम यानी एडिशनल सर्विसेज मार्जिन में डाल दिया। तो दोस्तों कौन है ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जिसके दावे में शेयर मार्केट में इतनी उथल पुथल मच गई, और आखिर इसने ये दावा क्यों किया? इस दावे को करने के बाद, इस रिसर्च को करने के बाद हिंडनबर्ग को क्या बेनिफिट इसमें होता है, चलिए इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मई 1937 को, जब जर्मनी का एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर में से एक था और ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसे हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि इस एयरशिप में जरूरत से ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठाकर नहीं भेजना चाहिए था। इस पूरे इंसिडेंट को जो है वो अवॉइड किया जा सकता था, रोका जा सकता था। और इसी मैन मेड डिजास्टर को ध्यान में रखकर नॉर्थन एंडरसन, जो कि एक इजराइल सिटीजन है, जो एक जमाने में जसलेम में एम्बुलेंस चलाते थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर डिग्री पूरी करी। और जो हिंडनबर्ग का ये जो हादसा हुआ, इस नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसको उन्होंने नाम दिया हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म। दोस्तों विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये कंपनी जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो केवल 9 है। नॉर्थन का ये कहना है कि जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ ये पूरी तरह से मैन मेड था, ये इंसानों की गलती द्वारा ये हादसा हुआ है। और उसी तरह से ये कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जो है ये दुनिया में ऐसे ही फाइनेंशियल जो मैन मेड डिजास्टर हैं इनको रोकने का कार्य करती है। ये उन कंपनीज को ढूंढती है और लोगों का जो पैसा वहां इन्वेस्ट हुआ होता है उन पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले जो है नॉर्थन ने हैरी मार्क पोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कैम था, बर्निक मेडॉफ स्कैम, उसके बारे में रिसर्च करी थी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये सब करने में हिंडनबर्ग को क्या बेनिफिट है, इस रिसर्च को करने में हिंडनबर्ग को क्या बेनिफिट है? तो गाइस जैसे बाकी कंपनीज जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में रन होती है, वैसे ही हिंडनबर्ग कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। ये भी ये प्रॉफिट बनाने के लिए ही मार्केट में रन हो रही है। ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिस कंपनी पे उनको शक होता है उस कंपनी पे ये रिसर्च करते हैं और शॉर्ट सेलिंग की हेल्प से पैसा बनाकर निकल जाते हैं। तो अब शॉर्ट सेलिंग क्या है, तो चलिए शॉर्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं।
दोस्तों जो लोग शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं उनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता होगा, और जो लोग नहीं लगाते हैं वो भी समझिए। दोस्तों शेयर मार्केट में दो तरह से पैसा कमाया जा सकता है। एक, जब आप शेयर खरीदते हैं और जब उन शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट होता है, और दूसरा तब जब आप शेयर खरीदते हैं और उन शेयर्स के दाम जो है वो घट जाते हैं तब भी आपको प्रॉफिट होता है। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कंपनी है XYZ, उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 2000 पे। उस समय पे मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि 5 तारीख को इस कंपनी का शेयर 50% तक डाउन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्रोकर के पास जाकर उस कंपनी का शेयर जो है वो उधार ले लूंगा और उस शेयर को मार्केट में 2000 में बेच दूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सच हो जाती है और 5 तारीख को सच में उस कंपनी का जो शेयर है वो 50% तक डाउन जाएगा, तो उस शेयर को मैं फिर मार्केट से 1000 रुपए में खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर दूंगा। हालांकि उस प्रोसेस में मुझे ब्रोकर को कुछ परसेंट देना पड़ेगा, पर मोटे मोटे तौर पे समझें तो 1000 रुपए मेरा उसमें मार्जिन हो गया। अब ये तो होगी एक शेयर की बात। जो लोग इसमें मल्टीपल शेयर खरीदते और बेचते हैं वो लोग इसमें मोटा पैसा कमाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस कहते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर आपको कंफर्म हो कि मार्केट नीचे जाएगी तभी आप इस प्रोसेस में निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें मोटा लॉस भी हो सकता है। और इसी प्रोसेस से जो है वो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जो है वो पैसा कमाती है शॉर्ट सेलिंग की हेल्प से। वो क्या करती है, हिंडनबर्ग क्या करती है, जिस भी कंपनी पे जो है उसे शक होता है वो उस पर अपनी रिसर्च जो है वो शुरू कर देती है। इनके रिसर्च करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होते हैं। ये कई सालों तक उस कंपनी पे रिसर्च करते हैं, और जैसे इनकी रिसर्च पूरी हो जाती है वैसे ही उस रिपोर्ट को जो है ये सोशल मीडिया और जो न्यूज आउटलेट्स होते हैं उनमें डाल देते हैं। और जैसे ही मार्केट में शोर होता है उस कंपनी के शेयर नीचे आने लगते हैं, ये लोग अपना पैसा बनाकर निकल जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं, और इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट सेलिंग के थ्रू जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही कंपनी के शेयर नीचे जाते हैं इन्वेस्टर अपना मोटा मुनाफा उसमें बना लेते हैं, और उस मुनाफे का जो परसेंटेज है, जो शेयर्स हैं, वो हिंडनबर्ग भी लेके अपना निकल जाता है। और ऐसा करके ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के अंदर ये सारा का सारा जो है वो लीगल है। गाइस अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जो है वो लोग सीरियस लेते हैं और कैसे कंपनीज के शेयर जो है वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा है फिर तो कोई भी इंसान जो है वो रिसर्च करके किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो डाउन कर सकता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है इनकी पिछली की गई इन्वेस्टिगेशन। गाइस हिंडनबर्ग ने पिछले 5 सालों में 45 इन्वेस्टिगेशंस करी, जिसमें 75% केसेस में इनकी बातें जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। 29% केसेस में तो कंपनी के शेयर 50% से अधिक नीचे गिरे हैं। अडानी रिसर्च से पहले हिंडनबर्ग की जो सबसे बड़ी रिसर्च थी वो थी निकोला फाउंडर कंपनी के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती थी। दोस्तों रिसर्च से पहले जो है वो निकोला की जो मार्केट वैल्यू थी वो 34 बिलियन थी, और रिसर्च के बाद जो इनकी मार्केट वैल्यू थी वो 1.3 बिलियन रह गई। और ऐसा ही जो है वो अडानी ग्रुप के साथ भी हो रहा है। और दोस्तों इसमें हैरानी की बात यह है कि हिंडनबर्ग ने जो है वो अडानी ग्रुप के शेयर्स नहीं बल्कि बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर्स के पास जो है वो इंडिया में शेयर बाई और सेल करने का जो है वो लाइसेंस नहीं है। इसीलिए जो है वो रिपोर्ट आने के बाद जो है वो शेयर मार्केट से ज्यादा जो है वो बॉन्ड मार्केट में हलचल दिखाई दे रही है। दोस्तों रिपोर्ट आने के 10 दिन के बाद अडानी ग्रुप्स के शेयर में उछाल भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये उतार चढ़ाव कब खत्म होके कंपनी एक ट्रैक में आती है ये तो समय के हिसाब से पता चल जाएगा। पर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर ये कंपनीज पे नजर रखने के लिए सरकार कोई संस्था को एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर रही जो कंपनीज पे नजर रखे कि कोई कंपनी किसी प्रकार का अपने इन्वेस्टर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ कोई धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा नहीं कर रही हो। तो गाइस धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सेबी का गठन किया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, यानी इसे एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। फिर 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के तहत सेबी को एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं सेबी के, जिनमें से दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और अहमदाबाद में वो स्थित हैं। दोस्तों सेबी के जो अध्यक्ष की बात करें तो माधवी पुरी जी जो है वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
अब बात करते हैं कि सेबी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। दोस्तों सेबी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य किसी भी फर्जीवाड़े को पकड़ना है। सेबी का काम है कि वो सभी कंपनीज पे, जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उन पे नजर रखती है और कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्टर पाई जाती है, फर्जीवाड़ा करती हुई पाई जाती है, तो वो उस कंपनी को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देती है और उस कंपनी पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी कर देती है, जिसकी वजह से कंपनीज घोटाले और फर्जीवाड़ी करने से कतराते हैं। दोस्तों अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है ये तो अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग पता चल ही जाएगा। और देखना अब ये है कि अडानी ग्रुप अपने ट्रैक में कब तक अच्छे से वापसी कर पाएगा। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, आपने उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या ये एक विदेशी चाल थी जो इंडिया को टॉप 2-3 में देख के खुश नहीं थी। आपने मुझे इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स पे। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आपके जो भी आंसर्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये एक ओवरव्यू वीडियो था इस टॉपिक पे। अगर आप इसकी एक डेप्थ में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, इसकी एक डेप्थ में भी वीडियो फिर आप लोगों के लिए लाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि वीडियो को देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।